बच्चों लोग, आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो नया चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हो आप। ठीक है, फिर इसको अप्लाई करके हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करेंगे और इसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग सीखेंगे, हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कैसे किया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, आप स्टेट बोलो या नंबर बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, ये हमेशा इंटीजर होता है। क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, और इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो किसके डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन होता है एक एटम के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर किसी मॉलिक्यूल का नहीं होता, क्या होता है? किसी एटम का होता है, किसी एटम का होता है। तो पॉइंट ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते कैसे हैं। तो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दो तरीका अपने पास है, एक है मैथमेटिकल अप्रोच, एक है मैथमेटिकल अप्रोच। ठीक है, और एक को बोला गया है स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, दोनों में बेटर होता है स्ट्रक्चर वाला, ये बेटर अप्रोच होता है, ये अप्रोच बेटर होता है। क्यों होता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जो स्ट्रक्चर अप्रोच है वो डेफिनेशन बेस्ड होता है, डेफिनेशन बेस्ड होता है, इसलिए बेटर अप्रोच होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन बेस्ड क्या होता है? तो डेफिनेशन बेस्ड का मतलब पहले हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है बेस्ड होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, चलो इसको समझाते हैं। जैसे मान ले आपके पास एक कंपाउंड है, NaCl मान लेते हैं। तो NaCl को अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन क्या है? सोडियम इज लेस देन क्लोरीन होता है। तो अगर मान लेते हैं इसका बॉन्ड को अगर ब्रेक करके हम लिखते हैं तो NaCl को कैसे लिखते हो आप? Na+ लिखते हो और Cl- लिखते हो। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, यानी क्लाउड को हमको बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो चार्ज नेगेटिव कहाँ जा रहा है किसी बॉन्ड का? तो चार्ज नेगेटिव जा रहा है उस एलिमेंट के पास जो कि ज़्यादा अल्टरनेटिव है, और चार्ज पॉजिटिव कहाँ बिल्ड हो रहा है? जो कि कम अल्टरनेटिव होगा। ठीक है, तो हम बोला क्या गया है कि अगर बॉन्ड को आयनिक मान लो, जैसे NaCl का बॉन्ड आयनिक होता है, जैसे आयनिक बॉन्ड में अगर मान लें कि कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर एज्यूम करें कि अगर बॉन्ड कोवेलेंट होता तो ऐसा कुछ होता। ठीक है, बॉन्ड आयनिक होता तो हम क्या मानते हैं कि कैल्शियम +2 बनेगा और ऑक्साइड -2 बनेगा। तो जो ये काम यहाँ कर वही काम हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में। जो काम हम आयनिक कंपाउंड में कर रहे हैं वही काम करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड में। इसका मतलब बोला क्या चला हम, जैसे मान ले तेरे पास A और B का एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A। तो हमको करना क्या है? बॉन्ड को आयनिक मान के तोड़ दो, बॉन्ड को आयनिक मान के ब्रेक कर दो। तो आयनिक बोलने का मतलब ये होता है कि चार्ज नेगेटिव वहाँ जाएगा जो ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा। इसका मतलब इसका जब बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या होगा? बी पे बनेगा माइनस और ए पे बनेगा प्लस। सिमिलरली अगर ए बॉन्ड बी है, ए बॉन्ड बी में बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा? A+2 B-2 में ब्रेक करेगा। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, अगर A ट्रिपल बॉन्ड B रहेगा तो उसे बॉन्ड तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये A+3 एंड B-3 में बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि बॉन्ड को तुम आयनिक मान के तोड़ेगा ना, तो जो चार्ज अपीयर करेगा उसी को बोलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी
आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज, इसमें जो +1 है यानी ए का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 आएगा। यानी चार्ज को आनिक मान के, बॉन्ड को तुम आनिक मान के ब्रेक कर दोगे तो जो चार्ज अपीयर करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वही इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो +2 -2 में क्या होगा, यहाँ पे +2 होगा और यहाँ पे बी का हो जाएगा -2 हो जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में ए पे चार्ज कितना आ रहा है, +3 आ रहा है और बी पे चार्ज कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो ये जो चार्ज अपीयर करेगा ना, यानी हम जब बॉन्ड को आनिक मान के ब्रेक कर देंगे तो सारा बॉन्ड तोड़ दो, जिस भी एटम का आपको निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, उस एटम का सारा बॉन्ड ब्रेक कर दो आने के जूम करके। आने के जूम करने का मतलब ये होता है जो ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा, जो एलिमेंट ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा उस पर चार्ज नेगेटिव जाएगा और जो कम अल्टरनेटिव होगा उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद जो चार्ज बिल्ड करेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ध्यान से समझना है। एक और एग्जाम्पल दे रहा आपके सामने हम, जैसे मान लो SO3 है तो बोलेंगे SO3 में S का कैसे निकालते हैं, पहले फिगर मान ले। तो ऐसा फिगर होता है, अब ध्यान देना। अब SO3 मॉलिक्यूल में हमको चाहिए S का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो हम क्या करेंगे, S और O का बॉन्ड तोड़ेंगे। S और O का जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो S और O में ज़्यादा अल्टरनेटिव कौन होता है, O होता है। तो O पे जा जाएगा नेगेटिव और S पे आएगा पॉजिटिव। तो ध्यान देना, तो -2 -2 -2 और यहाँ होगा +2 +2 +2। तो अल्टीमेटली सल्फर पे नेट चार्ज कितना आ रहा है प्रोसेस में, तो सल्फर पे नेट चार्ज हो रहा है +6, यानी +6 होगा इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 होगा। तो इसको बोला गया स्ट्रक्चर अप्रोच, इसको बोला गया स्ट्रक्चर अप्रोच। तो स्ट्रक्चर को यूज करके हम इस तरह से हम लोग आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन ध्यान देना। तीसरे बोला गया था कि जो प्रोसेस है ये बेस्ड होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम। ये जो प्रोसेस है ये बेस्ड होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो ना ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स, हम इसका डेफिनेशन बता रहे आपको, डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और सर्टन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। अब रूल क्या था, तो रूल क्या, ध्यान देना। तो रूल को फॉर्मुलेट किया गया है, रूल फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड belongs entirely to more electronegative element। यानी सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि जब बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा किसके पास, तो जाएगा इसके पास जो ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा। यानी सिंपल सा बात है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, तो जाएगा ज़्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट पे। तो यही तो आपको हम समझा रहे थे अभी से, अभी जो हम समझा रहे थे SO3 में, या जो पीछे समझा रहे थे वही समझा रहे थे जो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि बॉन्ड को तोड़ेंगे तो चार्ज नेगेटिव वहाँ भेजना है जहाँ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ध्यान देना, ये था स्ट्रक्चर अप्रोच। हम लोग आगे पढ़ने वाले डिटेल्स में, ठीक है, तो स्ट्रक्चर अप्रोच था उसको आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग सीखते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। ठीक है, इन द प्रोसेस पहले हम सीखते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच में ध्यान देना कुछ हमको रूल्स याद करना पड़ेगा। तो पहला रूल है फंडामेंटल रूल। इसका रूल का मतलब ये होता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट of all element in a molecular ion, sum of oxidation state of all element in a molecular ion is equal to charge on it, so sum of oxidation state of all element in a molecular ion is equal to charge on it।
ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं, तो सम इक्वल टू क्या होगा, चार्ज होगा, सम इक्वल टू क्या होगा, चार्ज होगा। और ध्यान देना, तो ध्यान देना H2 से 4, तो H2 से 4 में अगर बात करते हैं कि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो हम अगर एज्यूम करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का X मान लेते हैं, सल्फर का हम Y मान लेते हैं और ऑक्सीजन का हम Z मान लेते हैं, X Y Z अगर मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट, तो यहाँ बोला गया कि सारे एलिमेंट का जो सम है, सारे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा नेट चार्ज। तो अब बताओगे H2 से 4 मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज कितना दिख रहा है, तो नेट चार्ज यहाँ पे 0 है, कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा मेरे को। इसका मतलब सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करने पे इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो ध्यान देना, जो एक्स वाई जेड है वो सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एलिमेंट कितना है, 2 एलिमेंट है, इन 2 एटम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 4z, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर z था, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये हो जाएगा पहले, यानी एक फंडामेंटल रूल को अप्लाई करके हम ये बोल सकते हैं। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड में अगर फंडामेंटल रूल अप्लाई करें तो इसमें चार्ज 0 है। नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल पे यानी HNO3 पे चार्ज क्या है, 0 है, चार्ज क्या है, 0 है। इसमें अब ध्यान देना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का क्या होता है वैल्यू, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेते हैं, नाइट्रोजन y होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, z होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी x चूंकि नेट चार्ज 0 है ना, तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला है NO प्लस। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई, अब NO प्लस में क्या है, 2 एलिमेंट है, n और o है, तो उसका हम n का मान लेते हैं x और o का मान लेते हैं y और मान लेते हैं। इसमें चार्ज कितना है, तो चार्ज आपको दिख रहा होगा, सिस्टम पे चार्ज +1 है, तो क्या होगा, x प्लस वाई का सम क्या होगा, +1 होगा। जो चार्ज होगा ना सिस्टम पे, वही सम के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलर ध्यान देना, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में कार्बन का x होता है और o का y मान लेते हैं, तो o का कितना एटम है, 3 एटम है, तो C प्लस यानी कार्बन का x प्लस 3y, ये हो गया सम। और सम इक्वल टू क्या होगा, चार्ज, चार्ज का वैल्यू कितना दिख रहा है, -2, क्या होगा, -2। तो क्या होगा, x प्लस 3y इक्वल टू -2, x प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा, -2। ठीक है, ये तो होगा आपका फंडामेंटल, ये तो आपका होगा फंडामेंटल रूल। इतना क्लियर है आप लोग को सबको, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दीपम राजेश्वरी, ठीक बच्चा, यस सर। अगला होता है डिराइव रूल। ठीक है, तो फंडामेंटल के बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऐसा रूल जो इससे डिराइव किया गया है, यानी फंडामेंटल रूल्स का जो यूज करके कुछ रूल को हम डिराइव करते हैं। तो पहला डिराइव रूल क्या अपने पास है, ध्यान देना कि ऑल एटम हैव ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0, all atom have oxidation state 0 in their elemental state और uncombined state और free state। यानी जितना भी एलिमेंट हो सकता है उसका अगर एलिमेंटल स्टेट होगा या अनकम्बाइंड स्टेट होगा तो फ्री स्टेट होगा, उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब समझ, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अनकम्बाइंड स्टेट क्या होता है, O एटम होता है, या तो O2 के फॉर्म में होगा या तो O3 के फॉर्म में होगा। तो इन तीनों में क्या है, अगर मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं, तो अगर हम जैसे O एटम है तो O एटम में अगर x मानते हैं, इस पर नेट चार्ज क्या है सिस्टम पे, 0, तो x इक्वल टू क्या हो, 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम O2 मान लेते हैं तो O2 में क्या है, इसका x माने तो क्या, 2 एटम है, तो 2x होगा,
नेट चार्ज क्या जीरो है, 2x वैल्यू जीरो होता है, x का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली O3 में x मानते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या होगा जीरो, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा जीरो। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो इसलिए बोला गया कि अब एलिमेंट जैसे मान लें कि P4 है, बोलेंगे P4 में P का क्या हो तो बोलोगे जीरो बोल दोगे। एसिड में सल्फर का क्या हो जीरो बोल देना। हाइड्रोजन का H में क्या होगा जीरो, H2 में जीरो, सोडियम जीरो। तो एलिमेंटल स्टेट या उसका अनकम्बाइंड स्टेट या तो फ्री स्टेट में क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो मान लेना हम लोग को। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास मोनोटोमिक आयन होगा, क्या होगा मोनोटोमिक आयन होगा, तो क्या बोला गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोटोमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोटोमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। ठीक है, उसके चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान ले कि सोडियम प्लस, बोलेंगे सोडियम प्लस में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो आप x मान ले, तो x मानेगा तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू इक्वल टू चार्ज होगा, तो चार्ज कितना +1 है, तो x का वैल्यू +1 हो जाएगा। ठीक, इसलिए बोल रहे हैं कैल्शियम +2 में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसको y मान ले, तो y इक्वल टू क्या होगा चार्ज, और चार्ज कितना कैल्शियम पे +2 है, तो जो उसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जा रहा है, जो उसका चार्ज है वही उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट हो जा रहा है। सिमिलरली बात करें हम लोग एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको +3, तो जेड इक्वल टू क्या होगा +3। ठीक है, सिमिलरली बोलेंगे O-2 में ऑक्साइड आयन में व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O एटम, तो बोला -2। नाइट्राइड में कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंगल एटम का अगर आयन होगा तो उसमें जो चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो चार्ज होता है वही इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, इतना ध्यान देना आपको। अब ध्यान देना कुछ और रूल्स हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स इन कंबाइंड स्टेट हमको याद रखना है, यानी कंपाउंड्स में कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपको याद रखना है। तो जब भी फ्लोरीन किसी कंपाउंड का पार्ट होगा, तो उसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लेना है -1। क्या लेना है -1। तो F का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमेशा रखना है कि किसी भी कंपाउंड में अगर F रहेगा तो उस केस में आपका F का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा -1। ठीक है, सिमिलरली ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स होता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट कौन कौन होता है जी, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है लिथियम से लेके सीजियम तक, इन सब एलिमेंट का +1 लेना। कंपाउंड में सब एलिमेंट दिखेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 लेना है। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम लोग ग्रुप 2 का एलिमेंट्स। तो ग्रुप 2 का एलिमेंट क्या क्या होता है, तो बेरिलियम से लेके बैरियम तक होता है। इन सारे एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन से चूज करना है +2। क्या चूज करना है +2। ठीक है, ग्रुप 13 अल्युमिनियम गैलियम, इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानेंगे +3 मानेंगे। क्या मानेंगे +3 मानेंगे। ठीक है, याद रखना ग्रुप 13 का 2 एलिमेंट अल्युमिनियम गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मानेंगे, +3 मानना आपको +3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ध्यान ना जो ऑक्सीजन एटम होता है, तो ऑक्सीजन एटम का जनरली होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। क्या होता है जनरली -2 होता है, तो ऑक्सीजन एटम का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या -2 होगा। इन केस ऑफ पेरोक्साइड जैसे H2O2 Na2O2। ठीक है, यानी पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ये ध्यान देना। ठीक है, प्लस कुछ कंपाउंड्स होता है ध्यान देना, जैसे O2F2 है, ये सिंगल कंपाउंड है। O2F2 एक सिंगल कंपाउंड होता है जहाँ पे O का स्टेट +1 होता है। इन OF2 एक सिंगल कंपाउंड है जहाँ पे O का स्टेट +2 होता है। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड को आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना अगर हम बात करें O पे, तो O पे आपको याद क्या करना, तो मेनली आपको जनरल जो होता है वो याद रखना। तो O का जनरली कितना होता है -2 याद रखना, क्योंकि इसी का यूज बार बार होगा। बाकी कुछ ही जगह पे होगा, कुछ जगह पे पेरोक्साइड का हम यूज करेंगे बस। ठीक है, तो 2 आप याद रखोगे काम हो जाएगा अपना।
दो को बस याद रखना है कि कंपाउंड में O का स्टेट जनरली होता है -2, पेरोक्साइड होगा तो होगा -1। ठीक है, बाकी यार +1 +2 तो सिंगल केस है, उसको आप देख सकते हो। अब ध्यान देना, अगर केस याद भी नहीं रहेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि OF2 है, अगर आप फिगर बना पाओ तो चलेगा। जैसे OF2 का फिगर कैसा होता है जी, तो फिगर हम बना लिया। अब बॉन्ड को तोड़ दे, बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या होगा, OF का बॉन्ड टूटेगा, O पे चार्ज क्या आएगा, तो जो कि F ज्यादा अल्टरनेटिव होता है तो F पे चार्ज आएगा नेगेटिव और O पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो देखोगे O पे 2 पॉजिटिव मतलब +2 हो गया। सिमिलरली O2F2 में क्या होता है, तो O2F2 में ऐसा फिगर होता है। बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पे चार्ज आए, F का बॉन्ड टूटेगा तो O पे चार्ज +1 आएगा, और बाकी बचे जो O का बॉन्ड तोड़ने से कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि दोनों आइटम सेम है तो कोई चार्ज बिल्ड नहीं होगा, नो चार्ज बिल्ड होगा। यानी क्या होगा, इस केस में O का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको फिगर पता रहेगा तो आप बॉन्ड तोड़ के भी निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। क्या होता है, +1। लेकिन कभी कभी -1 लेंगे। कब लेंगे -1, व्हेन जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा मेटल के साथ, जैसे NaH है, CH2 है, बैरियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है। जब मेटल के साथ कंबाइन करेगा हाइड्रोजन तो उसके इसमें H पे चार्ज क्या होगा, -1। NH का ऑक्सीडेशन रेट माइनस लेंगे। प्लस अगर आपका हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऐसे एलिमेंट के साथ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगा, जैसे हमारे बोरोन है, तो बोरोन और हाइड्रोजन में अगर बॉन्ड बनेगा तो उसमें H का ऑक्सीडेशन रेट को -1 मानेंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का अल्टरनेटिव होता है 2.1 और बोरोन का होता है 2, तो ज़्यादा अल्टरनेटिव कौन हो गया, हाइड्रोजन, उसका -1 मानना। तो ऑक्सीडेशन रेट इस केस में हाइड्रोजन का होगा -1। ठीक है, तो जनरली +1 होता है, लेकिन अगर मेटल होगा या ऐसा एलिमेंट होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होगा, उस केस में H पे चार्ज आएगा -1। सिमिलरली ध्यान देना, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, जो ClBrI है, ठीक है, तो ClBrI जो रहेगा इसमें ध्यान देना, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का हम -1 मानेंगे। क्या मानेंगे, -1। तो -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या होगा, -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मानेंगे। ठीक है, कब, जब ये एलिमेंट्स उस कंपाउंड में होगा जहां पे जिनका बाकी एलिमेंट का अल्टरनेटिविटी इनसे कम होगा। यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हम -1 तभी मानेंगे जब बाकी जो एलिमेंट्स होगा कंपाउंड में उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम होगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, कुछ कंपाउंड होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, जैसे हमारे ClF3 IF7, इन सब में जो ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट है, जैसे मान लो ClF3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगा, तो ClF3 में ज्यादा अल्टरनेटिव होगा F। IF7 में कौन ज्यादा अल्टरनेटिव होगा, तो उसमें भी F होगा। तो जो ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होगा उसको मानेंगे -1, उसका मानना -1। ICl3 में ज्यादा अल्टरनेटिव कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को -1 मानना। तो जो ज्यादा अल्टरनेटिव हैलोजन होगा उसको -1 मानेंगे, उसको हम -1 मानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ रूल्स, आपको याद रखना है। ये रूल एक बार देख लो, फिर से रिपीट कर देना आपके लिए कि कंपाउंड्स में क्या होता है कि F का -1 मानना, ग्रुप 1 के एलिमेंट का +1 एज्यूम करना है, ग्रुप 2 के एलिमेंट का +2 एज्यूम करना है, अल्युमिनियम के एलिमेंट के लिए +3 मानना है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए जनरली होता है -2। ठीक, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, अगर मेटल रहेगा तो उसके से -1 मानेंगे। और हैलोजन के लिए बाकी एलिमेंट अगर उससे कम अल्टरनेटिव होगा तो -1 मानना। ठीक है, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जो ज्यादा अल्टरनेटिव हैलोजन होगा उसके लिए -1 एज्यूम करोगे। ठीक, इसमें कोई डाउट है आप लोग बच्चे लोग? नो सर। नहीं,
बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल बताया हो, जो कि ऑलरेडी हम लोग कवर कर लिए हैं। कहाँ पर कवर कर चुके हैं? तो आपके पीरियोडिसिटी में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, कि अल्टरनेटिव क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किसका कितना वैल्यूज होता है, तो जस्ट हम लोग कवर किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग रेफर कर लो दोबारा। तो उसको अप्लाई कैसे करना है, जो हम सीखें उसको अप्लाई कैसे करना है। तो बोला क्या गया, ध्यान देना, बोला गया है फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम। जैसे मान लें कि H2SO4 में हमको सल्फर का निकालना है, H2SO4 में हमको सल्फर का निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देंगे, तो जिसका निकालना उसको x मान लेना, जिसका निकालना उसको x मान लेना। तो यहाँ पे x मान लिए हैं, और को पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, और O का कितना होता है, -2 होता है। तो जो रूल में हम सीखे उसको अप्लाई कर देंगे, तो H का +1 होगा। बाकी हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो H का +1 होता है और O का -2 होता है। तो 2 × +1 + x + 4 × -2 इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज क्या सिस्टम पे 0 है, 0 कर देंगे। तो यहाँ से एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाएगा। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिल गया। तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमको, +6 +6। HNO3 है, HNO3 बोला कि n का निकालना है, तो h का +1 मान लेंगे और O का -2 होता है। तो क्या होगा, 1 × +1 + x + 3 × -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा, x वैल्यू कितना आएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप लोग ट्राई करेंगे, नीचे 2 क्वेश्चन लिखा हो, उसको ट्राई कर देखो। ठीक है, तो मैं मिनिमाइज कर दिया स्क्रीन को, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्बन का निकालना है, इसमें क्रोमियम का निकालना है, इसमें सल्फेट का निकालना है, इसमें आई का निकालना है, इसमें क्लोरीन का, इसमें H2O2 में O का निकालना है, इसमें कैल्शियम का निकालना है CH2 में, ठीक है। फास्ट निकालेंगे, सिंपल है। फंडामेंटल अप्लाई करो, बाकी अपने निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो आपका आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, फास्ट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए हम लोग, तो आगे मूव करते हैं। ध्यान देना, एक कंपाउंड दिया है कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका कॉमन नेम होता है ब्लू विट्रोल। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रोल, ठीक है। ये कॉमन नेम इसका याद रखना आपको है। तो ध्यान देना, इस कॉपर सल्फेट .5H2O में अगर बोला जाए कि सल्फर का हमको निकालना है, तो देखो इसको निकालते कैसे हैं। या तो क्या करोगे, इसमें आपको बता दिया गया है कि कॉपर का +2 स्टेट लेना आपको, ये आपको बता दिया है क्वेश्चन में, और वो पता है कि H का +1 होता है और O का -2 होता है। तो इसमें हम सारे एलिमेंट का सल्फर का x मान लिए हैं और सारे एलिमेंट का लेके हम इसको सॉल्व किए हैं, और यहाँ पे x निकल कर आ रहा है +6। तो चलो ये तो मेरा पहला मेथड हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, हमको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमको पता है कि कॉपर सल्फेट में हमको सल्फर का निकालना है। तो ये जो बाहर में जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लो कि वाटर था, मतलब जो मॉलिक्यूल अटैच किया सिस्टम में, जैसे H2 है, तो H2 में हम H और O का अलग अलग क्यों लें? हमको पता है कि H का ओवरऑल चार्ज 0 होता है, सॉरी H2 पे नेट चार्ज 0 होता है। इसमें जो हम अलग ले रहे हैं तो अलग लेंगे, तो जैसे मान लेंगे H का +1 लेंगे और O का -2 लेंगे, तो दोनों का सम तो 0 ही होगा ना, कि 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × +1 और -2 इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं कि हम अलग अलग लेने से बेटर है कि दोनों का चार्ज एक साथ ले लें, तो दोनों का चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो हम बोल रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे कि ऐसा कभी क्वेश्चन रहेगा तो हम H2 को सिंगल एंटिटी मान के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को।
H2O के चार्ज को एक सिंगल एंटिटी मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। यानी कॉपर का +2 ले लेना, सल्फर का X ले लो, ऑक्सीजन 4 है तो क्या होगा उसके 4 × -2 ले ले, और वाटर 5 है तो 5 के लिए 0 लेना चार्ज, तो वाटर के लिए 0 चार्ज लेना। तो यहाँ से भी सॉल्व करें तो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही आएगा। ठीक है, ये आपका मेथड, एक और मेथड समझ में आएगा आपको। इसका एक और तरीका हो सकता है कि वो पता है कि कॉपर सल्फेट कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, तो पानी में जैसे तुम डालोगे तो इसमें ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आयंस बन जाएगा, कॉपर +2 बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, इन वाटर अलग हो जाएगा, इन वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर +2 एक आयनिक कंपाउंड है, उसको ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, ड्यूरिंग आयनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। नहीं, यहाँ जो सल्फर है तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ होगा। यानी बोलना चाह रहे हैं कि कंपाउंड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सल्फेट आयन में जो होगा वही होगा। इसका मतलब हम सल्फेट आयन में अगर अपना सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लें तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कॉपर सल्फेट में होगा। तो हम क्या करें, सल्फेट आयन में एस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो एक्स मान के जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी +6 आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। तो सिंपली ऐसा काम कर सकते हैं, सिंपली हम ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक, अब इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसी को एक्सटेंड करके ध्यान देना, आपके पास एक कंपाउंड होता है एलम, तो एलम का एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है। अब बोला गया इस एलम में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, हमको पता है आयनिक कंपाउंड, इसको आयन में ब्रेक करें तो क्या होगा, तो सल्फर होगा सल्फेट में, तो सल्फेट में जो एस का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही होगा इस एलम में। यानी यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो आपके एलम में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 ही होगा, +6 ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकालना है अननोन सिचुएशन में। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ कंपाउंड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है जहाँ पे ब्रैकेट यूज होता है, ब्रैकेट। यहाँ पे K4FeCN6 लिया हुआ है और हमसे बोला क्या व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम X मानते हैं तो यहाँ पे कार्बन भी नाइट्रोजन भी है, तो कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन को Y और Z मान लेते हैं, Y और Z मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें जब फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे तो 4 × +1 पोटेशियम के लिए, आयरन के लिए X, कार्बन के लिए 6Y और नाइट्रोजन के लिए 6Z। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज 0। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग X +4 6 Z +Y। अब ध्यान ना, जो CN है यह साइनाइड आयन होता है, CN साइनाइड आयन है। अगर हम C का चार्ज को हम X मान रहे हैं और N का चार्ज को Y मान रहे हैं तो X + Y का सम, इसको सॉरी C के चार्ज को हम क्या मान रहे हैं, Y माने हैं और इसको Z मानते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, इस Y + Z का सम कितना हो जाएगा, -1। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखो हमको Y + Z चाहिए, हमको Y + Z चाहिए, हमको Y और Z नहीं चाहिए, हमको Y + Z का वैल्यू चाहिए। तो Y + Z का वैल्यू कितना, -1 है। यानी जो आयन का जो चार्ज है, जो आयनिक चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो आयनिक चार्ज है वही उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, वही इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये आयनिक चार्ज वही क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम अब अलग अलग नहीं लेके हम डायरेक्टली सीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी सीएन को हम एक सिंगल एंटिटी मान के सॉल्व कर सकते क्वेश्चन। यानी सीएन के लिए हम चार्ज ले लेंगे -1, तो आपका आंसर क्या होगा, +2 आ जाएगा इसमें X का। ठीक है, तो वही नीचे बोला हुआ है कि जब भी पॉलीटॉमिक आयन इन्वॉल्व होगा, जैसे मान लें कि CN- है, कार्बोनेट है, थायोसाइनाइड है, सब आयन अगर इन्वॉल्व होगा तो वी कैन डायरेक्टली यूज देयर चार्ज। तो जैसे साइनाइड का चार्ज -1 होता है, कार्बन का चार्ज -2 होता है, एसियन का चार्ज -1 होता है, तो हम लोग डायरेक्टली इनका चार्ज को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ
इंडिविजुअल एलिमेंट फॉर देयर, तो इंडिविजुअल एलिमेंट को हम ना यूज करके उनके चार्ज को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे K4 Fe6 में हमको चाहिए था Fe का, हमको चाहिए था Fe का, तो Fe का ऑक्सीडेशन निकालना, तो हम क्या करेंगे, Cn का चार्ज को -1 डायरेक्टली ले लेंगे, यानी इससे पूरे चार्ज को हम लोग -1 मान सकते हैं, यानी क्योंकि Cn पे चार्ज -1 होता है ना, तो क्या करेंगे 4 × +1 पोटेशियम के लिए, Fe के लिए x और Cn के लिए -1, 6 × -1 कर देंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ जाएगा +2, क्या हो जाएगा +2, ठीक। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, नीचे कुछ क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करना आप लोग को। यहाँ पे इस कंपाउंड में Fe का निकालना है, इस कंपाउंड में क्रोमियम का निकालना है, इस कंपाउंड में कोबाल्ट का निकालना है फर्स्ट, ठीक है, जल्दी अप्लाई करो इनको। तो चलो अब से क्वेश्चन बन चुका है, तो चलो हम लोग आगे मूव करते हैं। उससे चलो पहले तो हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्वेश्चन आप लोग बनाए कैसे हो। तो ध्यान ना, K3 FeSCN में आप लोग Fe का निकालना है, तो K का +1 ले लो, और SCN का चार्ज -1 होता है, तो उसको लेके तो 3 × +1 x 6 × -1 करके निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से x आएगा +3 आ जाएगा, यानी जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल में क्रोमियम का वैल्यू को x मान ले, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है और सील पे चार्ज -1 होता है, तो क्या करना है, ध्यान से क्रोमियम का x मान लिए 6 × 0 अमोनिया के लिए, एंड प्लस 3 × -1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से x का निकल के आएगा +3 निकल के आएगा, +3 निकल के आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना, इस कंपाउंड में पोटेशियम कोबाल्ट का निकालना है, तो बाकी का चार्ज दिया हुआ क्वेश्चन में, नहीं भी दिया तो आपको पता होना चाहिए चार्ज, बस चार्ज के वैल्यू को पुट करो और निकालो, तो आपका x का वैल्यू निकल के आएगा +3, क्या आएगा +3, ठीक है। तो ये रहा आपका मैथमेटिकल अप्रोच पे सारा बेस्ट क्वेश्चंस। अब ध्यान देना, जो लोग मैथमेटिकल अप्रोच सीखे हैं इसका कुछ ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है, ध्यान देना। तो ड्रॉबैक ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच, तो पहला जो ड्रॉबैक होता है, ध्यान देना, मैथमेटिकल तरीके से फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट से फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है। जैसे ये कब आता है, जब भी आपका सेंट्रल एटम मोर देन 1 है होगा, तो उस केस में मेरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉसिबल है कि फ्रैक्शन आ जाए। तो ध्यान देना, तो मैथमेटिकल अप्रोच गिव अस एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो हमको एवरेज वैल्यू देता है। मान लेते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक एलिमेंट लेते हैं Fe2O3 या Fe3O4, तो Fe3O4 में हम Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट को x अगर मानते हैं, तो यहाँ पे 3 Fe है, और यहाँ पे अगर x माने तो हमें जूम कर करते हैं कि तीनों Fe का x ही होगा, जो कि रॉन्ग है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर कितना होगा, तो 3x का वैल्यू आ जाएगा 8, यानी x का वैल्यू आ रहा है 8/3। आखिर फ्रैक्शन आ क्यों रहा है, तो फ्रैक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग तीनों आयरन का ऑक्सीडेशन को सेम मान लिए, यानी x मान लिए हैं, जो कि सही नहीं है। आपका हर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ जो हम x मानते हैं, ये जो x मान रहे हैं, ये बेसिकली x जो है ये होता है एवरेज वैल्यू। क्या होता है, एवरेज वैल्यू। तो इसलिए फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है, ठीक है। आगे हम सीखेंगे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन आता क्यों है, कि जब भी आपका मोर देन 1 एटम अगर होगा, ठीक है, तो उस केस में जैसे मान लो H2S4O6 है, तो H2S4O6 में
अगर हम सल्फर का निकालते हैं तो सल्फर का निकालते हैं, अगर एक्स मानते हैं तो हम एज्यूम कर चुके हैं कि सारा सल्फर का वैल्यू एक्स ही होगा। तो सारा सल्फर का वैल्यू जरूरी नहीं कि एक्स हो। अगर हम सारा सल्फर को हम बोल देंगे यार एक्स होगा, इसका मतलब क्या है कि हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी 2 इंटू +1 ये हो गया हाइड्रोजन के लिए, प्लस 4 इंटू एक्स ये हो गया सल्फर के लिए, एम प्लस 6 इंटू -2 क्या होगा 6 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू क्या होगा 0। तो 2 इंटू +1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू -2, तो यहाँ से 4x वैल्यू कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सारे सल्फर का सेम मान लिए। एक्चुअली होता क्या है कि H2SO4O6 में अगर देखोगे तो सारे सल्फर का सेम नहीं होता है, इसमें 2 सल्फर का +5 होता है और 2 सल्फर का प्लस का 0 होता है। कितना होता है 0 होता है, तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू होता है, इसका एक्चुअल वैल्यू होता है। तो इन चारों सल्फर का अगर वैल्यूज को अगर एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा +5 0 0 +5/4 कितना होगा 2.5। तो यही तो यहाँ से आ रहा है, यानी मैथमेटिकल अप्रोच आपको एवरेज वैल्यू देता है, आपको एवरेज वैल्यू देगा। ठीक, सिमिलर ध्यान देना, जो Fe2O3 होता है, Fe2O3 में देखोगे तो Fe का अगर आप x मानोगे तो निकल के आएगा 8/3। तो आखिर फ्रैक्शन क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आता है क्योंकि Fe2O3 एक मिक्स ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एक मिक्स ऑक्साइड है। तो Fe2O3 एक मिक्स ऑक्साइड होता है। तो मिक्स ऑक्साइड में क्या होता है, एक FeO का एक पार्टिकल होता है और Fe2O3 का एक पार्टिकल होता है। तो इसमें FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। FeO में कितना होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, +2। और Fe2O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +3 होगा। तो +3 का कितना होगा 2 एटम होगा, कितना एटम 2 एटम होगा। तो ये हो गया +2 के लिए, ये हो गया +3 के लिए। ठीक है, सिमिलर क्या होता है Pb3O4। तो Pb3O4 में भी लेड का 8/3 आ रहा है। तो इसका मतलब इसलिए ऐसा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि Pb3O4 भी एक मिक्स ऑक्साइड है, उसमें लेड ऑक्साइड यानी PbO का 2 पार्टिकल होता है और PbO2 का 1 पार्टिकल होता है। तो PbO में लेड का ऑक्सीडेशन कितना +2 होगा, तो 2 लेड होगा +2 स्टेट में, और PbO2 में लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4, यानी 2 लेड पार्टिकल +2 स्टेट में है और 1 लेड पार्टिकल +4 स्टेट में है। अगर एवरेज लोगे तो 8/3 आ जाएगा, एवरेज लोगे तो 8/3 आ जाएगा। ये प्रॉब्लम था मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन के साथ। अब ध्यान देना, जैसे मान ले कि CH3COH है, तो CH3COH पार्टिकल्स में अगर आप कार्बन का निकालो बोलेंगे तो कार्बन का अगर x मानते हो तो निकल के अल्टीमेटली आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आ क्यों रहा है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू, हम निकाले हैं एवरेज वैल्यू। इसका एक्चुअल निकालना तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और आपको CH3COH का एक्चुअली निकालना तो फिगर बना के देखो। तो इसका बॉन्ड को ब्रेक करो ना, बॉन्ड को ब्रेक करो। तो ध्यान देना, बॉन्ड को हम तोड़ेंगे यहाँ पे, तो H और C में ज़्यादा अल्टरनेटिव कौन होता है, तो C होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारे H पे प्लस प्लस और C पे क्या होगा माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस हो गया। सिमिलरली यहाँ पर O और C का बॉन्ड तोड़ो, तो O और C का बॉन्ड तोड़ेंगे तो O पे चार्ज क्या आएगा माइनस, और C पे आएगा +2 माइनस +1। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ो, तो यहाँ देना ये दोनों कार्बन सेम कार्बन नहीं है, एक कार्बन sp2 था और एक कार्बन sp3 था। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता है। तो जो ज़्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट रहेगा उस पर चार्ज क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो जो ज़्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट है उस पर माइनस आएगा और जो कम हो उस पर क्या होगा प्लस आएगा। तो नेट चार्ज देखोगे, नेट चार्ज को जोड़ो तो इस कार्बन पे चार्ज कितना आएगा -2 आएगा, और यहाँ चार्ज नेट चार्ज कितना आएगा
+2 आएगा, यानी एक कार्बन होगा -2 स्टेट में, एक कार्बन होगा +2 स्टेट में, तो ये इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बच्चे लोग। ये वाला ठीक है, इसको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। एसिटिक एसिड में अगर हमको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो उसको अगर x मानते हैं ना, तो 2x हाइड्रोजन के लिए +1 ले लेंगे और O के लिए -2 लेंगे तो 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 0 क्यों आ रहा है, तो ध्यान देना, क्योंकि मैथमेटिकल जो प्रोसेस है वो आपको एवरेज वैल्यू देता है, आपको एवरेज वैल्यू देगा। तो आपको अगर एक्चुअल वैल्यू निकालना है और आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, ध्यान देना। तो आपको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। बॉन्ड तोड़ो, अब बॉन्ड तोड़ो, तो देखो ध्यान देना, नीचे फिगर बना के हम बॉन्ड तोड़ते हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक करो बचना, तो यहाँ तो बॉन्ड तोड़ो, तो जब बॉन्ड तोड़ोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, देखो तो H पे आएगा प्लस, C पे आएगा माइनस, फिर बॉन्ड तोड़ो, तो 3 बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, सिमिलरली आपको इस C का बॉन्ड तोड़ना है, तो यहाँ पे O का बॉन्ड टूटेगा तो क्या सिंगल बॉन्ड तोड़े हो, तो सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, -1 आएगा, +1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा। अब ऊपर में डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, -2 +2 आएगा, -2 +2 आएगा। अब ध्यान देना बीच वाला जो कार्बन है, तो ध्यान देना ये जो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता है। तो जो sp2 जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, ऑल्दो दोनों एटम्स कार्बन है, लेकिन जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रेटिव होगा, यानी CsP2 जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है CsP3। इसका मतलब जब बीच वाला बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो चार्ज क्या आएगा बच्चा, तो चार्ज यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो नेट चार्ज देखो ध्यान से, तो नेट चार्ज कितना होगा इस कार्बन पे -2 और इस कार्बन पे नेट चार्ज कितना होगा +2। तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, यही है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें कोई दिक्कत है बच्चा लोग? नो सर। चलो सही है। इसके अलावा ध्यान देना समटाइम क्या होता है, आपका जो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो किसी भी एलिमेंट के मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ये ध्यान दें, आपको लिस्ट बता दे रहे हैं। तो बच्चों लोग आपको आप एक याद रखना है आपको कि यहाँ पे एलिमेंट है और उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हम लिख रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर का +6 होता है मैक्सिमम पॉसिबल, फॉस्फोरस का +5 होता है, कार्बन फैमिली यानी सिलिकॉन का बात करते तो क्या होगा, +3 होगा, सॉरी +4 होगा। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन जो होता है ना, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का मैक्सिमम होता है +7। ठीक है, इसके अलावा क्रोमियम का होता है +6 मैक्सिमम, Mn का होगा मैक्सिमम +7 होता है Mn का। तो मैक्सिमम वैल्यूज को आपको दिमाग सेट कर लेना है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है इसको आपको दिमाग सेट कर लेना है। तो ये हो गया एलिमेंट का अपना मैक्सिमम वैल्यू, सल्फर +6, फॉस्फोरस +5, सिलिकॉन +4। हाइड्रोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का, फ्लोरीन छोड़ो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का क्या होता है +7 होता है। क्रोमियम Mn का क्या होगा +6 +7 होगा। ठीक है, एक का मैक्सिमम वैल्यू जो है इसको आपको याद करना है। अब ध्यान देना
तो अगर हमको यहाँ बोला गया है कि अगला ड्रॉबैक क्या होता है मैथमेटिकल प्रोसेस का, तो नेक्स्ट ड्रॉबैक ये होता है कि सम टाइम मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उस एलिमेंट के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल H2SO5 में आप अगर सल्फर का निकालते हो तो सल्फर का एक्स मान का हम निकालेंगे तो वैल्यू आ रहा +8, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम स्टेट क्या होता है +6 पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलर H2SO6 में ये भी सल्फर का आप निकालोगे तो आ रहा है +8 +10 आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है +6 हो सकता है। सिमिलर ध्यान देना। हम बात करें CrO5 में क्रोमियम का, इसमें +10 आ रहा है, ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +6 होता है। CrO6 में आप निकालो क्रोमियम का तो आ जाएगा +12, ये भी क्या इम्पॉसिबल है क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है +6 होता है, +6 से क्रॉस तो करेगा नहीं। तो आखिर ये होता क्यों है? तो बोला गया है, तो होने का रीजन क्या बोला गया है कि ऑल दिस ड्रॉबैक इज ड्यू टू, ठीक है, क्योंकि हम लोग एज्यूम कर चुके हैं कि जितना भी ऑक्सीजन एटम है ऊपर में है, all this drawback is due to we have assumed oxidation state of all O atom is -2, यानी सारे O का -2 एज्यूम करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, विदाउट ड्रॉइंग इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि फिगर में कहीं ना कहीं पैरासाइड लिंकेज होगा। तो बोला गया कि एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव, जितना लोग फिगर देखे थे ऊपर में, सब में पैरासाइड लिंक होता है, और पैरासाइड लिंक होगा तो पैरासाइड लिंक के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो ऊपर जितना भी ड्रॉबैक था उसका लॉजिक क्या था कि उस सिस्टम में जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम वैल्यू से क्रॉस करेगा, इसका मतलब आपके फिगर में पैरासाइड लिंकेज होगा, तो पैरासाइड लिंकेज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा -1 होगा, क्या होगा -1 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान देना, जो भी ड्रॉबैक हम जो था अभी तक उसको हम लोग इस ड्रॉबैक से हम लोग आगे कैसे निकलेंगे, मतलब ड्रॉबैक को रेक्टिफाई कैसे किया जाए, तो हम लोग उसके लिए फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच। यानी अब मैथमेटिकल तरीका सीख गए, मैथमेटिकल तरीके से निकालने में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आपके पास हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे बेटर बोला गया कि आप फॉलो करो स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमको स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करने के लिए बोला गया। तो ये अप्रोच ज़्यादा फंडामेंटल होता है क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड है, तो यहाँ पे कभी भी एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें बोला गया कि जब भी ए और बी का बॉन्ड बना रहेगा तो उसको बॉन्ड को ब्रेक करना है आयनिक मान के। तो आयनिक मान के ब्रेक करने का मतलब क्या है कि जो ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा उस पर चार्ज नेगेटिव और जो कम होगा उस पर पॉजिटिव बना देंगे। तो डबल बॉन्ड टूटा तो क्या हो +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करें तो क्या हो +3 -3। ठीक है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखना इस प्रोसेस में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, यानी ए कोऑर्डिनेट बी होगा, और हम एज्यूम क्या करें कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, मेरा एज्यूम्पशन तो यही था। इसमें बॉन्ड टूटेगा तो इसको अब +2 -2 तोड़ सकते हो, +2 -2 तो यानी बी, यानी जो लेस है वो मोर को दे रहा है ना, इसमें जो ए है लेस अल्टरनेटिव है और ये डोनेट कर रहा है, ये बॉन्ड टुवर्ड्स किधर है, टुवर्ड्स मोर अल्टरनेटिव है। तो इस केस में जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, बी पे चाहे -2 देना और ए पे चाहे +2 देना। और अगर उल्टा होगा यानी मोर अल्टरनेटिव अगर लेस को देगा तो क्या करेंगे, तो बोला गया इस केस में जब बॉन्ड तोड़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो चार्ज 0 0 होगा, चार्ज क्या होगा 0 0 होगा, ये ध्यान देना। ठीक है, इसका मतलब ध्यान देना, बोला गया कार्बन मोनोसाइड का फिगर ऐसा होता है, यानी सी और ओ में डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है टुवर्ड्स ओ सी की तरफ। तो बोला इसमें सी और ओ का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड तोड़, तो पहले दोनों बॉन्ड तोड़ा गया तो इसमें +2 -2 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा। अब सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास है, तो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये ऑक्सीजन से टुवर्ड्स कार्बन जा रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा अल्टरनेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा अल्टरनेटिव होगा तो
इसका डोनेशन का मतलब कुछ नहीं है, 0 इसका नेट चार्ज 0 होगा। तो अल्टीमेटली कार्बन का क्या होगा -2 होगा, सॉरी कार्बन का +2 होगा और ओ का क्या होगा -2 होगा, ओ का क्या होगा -2 होगा। ठीक है, अच्छा इसको एक और तरीके से भी हम सोच सकते हैं, ध्यान देना, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड में ए सिंगल बॉन्ड बी और बी पे चार्ज माइनस और ए पे चार्ज प्लस, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब हम ए कोवेलेंट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बॉन्ड बी, बी पे माइनस और ए पे प्लस। अब क्या करेंगे, इस ए और बी का बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो चूंकि बी ज्यादा अल्टरनेटिव है तो बी पे चार्ज क्या आएगा, एक और नेगेटिव आ जाएगा और ए पे एक और पॉजिटिव आ जाएगा, तो अल्टीमेटली +2 -2 हो गया। सिमिलरली बी बॉन्ड ए को आप लिख सकते हो बी सिंगल बॉन्ड ए चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिए तो क्या होगा, चूंकि बी ज्यादा अल्टरनेटिव है तो बी पे चार्ज नेगेटिव आएगा और ए पे चार्ज पॉजिटिव जाएगा, तो नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज हो गया बी पे भी 0 और ए पे भी 0। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड का यूज करने का, यानी इसको ब्रेक करने का तरीका, कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा सिस्टम उसको कैसे तोड़ना है आपको। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता है, वो आपके हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि sp3 ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है sp2 देन sp। इसका यूज हम लोग किए थे एसिटिक एसिड में, ब्रेक करने में इसको यहाँ पे जब बॉन्ड तोड़े थे, इस बॉन्ड तोड़ने में जो sp2 कार्बन उस पर नेगेटिव होगा, जो sp3 कार्बन उस पर पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला होता है इम्पैक्ट ऑफ पोलराइजेशन। इम्पैक्ट ऑफ पोलराइजेशन तो ध्यान देना, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हाइब्रिडेशन में सेम रहेगा, जैसे मान लें CF3 है, तो CF3 में C है, यहाँ पे CH3 है, दोनों का बॉन्ड बना हुआ है। तो आपको पता है कि जो F है, F ज़्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट्स है, तो क्या हो, क्लाउड को पुल करेगा, तो क्लाउड को पुल करेगा तो क्या होगा, एक क्लाउड इधर पुल होगा, तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे इसके बीच में तो इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव आएगा और यहाँ चार्ज पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान देना। तो पोलराइजेशन का इम्पैक्ट ऐसा होता है। ठीक है, पोलराइजेशन के कारण भी चार्ज अलग अलग तरीके से ब्रेक कर सकता है। ठीक है, जो ज़्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट्स है वो क्या होगा, क्लाउड को पुल करेगा, तो यहाँ पर नेट पुल इधर होगा, पुल इधर होगा, तो बॉन्ड तोड़ने पर नेगेटिव क्या आएगा, लेफ्ट में, पॉजिटिव राइट में। क्योंकि हल्का भी अगर डिफरेंस होगा, हल्का भी डिफरेंस होगा तो हम चार्ज में, हमको बेसिकली बोला क्या गया है, चार्ज में तोड़ना सिस्टम को। बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या होता है, चार्ज में तोड़ना, चार्ज तोड़ने में तो हल्का भी अगर डिफरेंस होगा नेगेटिविटी का, उस केस में जो इधर क्लाउड मूव करेगा उधर नेगेटिव और बगल में पॉजिटिव कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब ध्यान देना, अगला था कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट यूजिंग स्ट्रक्चर, तो बता चुके हैं आपको, कंपाउंड दिया तो फिगर बनाना और बॉन्ड को तोड़ देना, जिसका भी करता, जब बॉन्ड तोड़ दोगे तो जो नेट एटम पे चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो सल्फर में +6 हो गया और बाकी ओ का -2 हो गया, बाकी ओ का -2 हो गया, -2। ठीक, तो उसमें आपको फिगर बनाना है, बॉन्ड तोड़ना है, तो फिर आपको फिगर बनाना चाहिए। जैसे 2 से 4 है, इसमें फिगर ऐसा होता है, बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो सल्फर का स्टेट क्या हो जाएगा, सल्फर का सारा बॉन्ड तोड़ दे प्लस माइनस में, तो तोड़ने पे क्या आएगा, +6 आ जाएगा। HO3 में फिगर ऐसा होता है, बॉन्ड तोड़ेगा तो N पे चार्ज नेट इतना आएगा। ठीक है, यानी कितना होगा, +5 होगा। ठीक, बाकी देखो फिगर बनाया हुआ है, वो चेक करो ना आप। जैसे H2O2 में ऐसा फिगर है, यानी H पे +1 बनाया और दोनों पे -1 आ गया। ठीक है, O2F2 में क्या होगा, दोनों F पे -1 दोनों O पे +1 आ चुका है। OF2 में क्या होगा, दोनों F पे -1 और O पे +2 आ गया। ठीक है, HCl4, HCl4 में क्या होगा, सील का निकालना है तो बॉन्ड तोड़ दे, तो सील पे नेट चार्ज कितना आ रहा है, +7, तो +7 बोल देंगे। HCl4 में बोला पी का, तो पी पे नेट चार्ज कितना आ रहा है, +5, तो +5 बोल देंगे बॉन्ड ब्रेक करने के बाद।
इसको आप लोग देख लेना बॉन्ड ब्रेक कर पा कि नहीं कर पा रहे आप लोग, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट केस है ना कि सब स्पेशल केसेस है, इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल CrO5, तो CrO5 का में क्रोमियम का कितना होना चाहिए, तो ध्यान ना इसका तुम x मानेगा तो +10 आ जाएगा, जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग है। +10 पॉसिबल ही नहीं है जी, यानी इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट x मान के निकालोगे तो +10 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे x +12 आ जाएगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। इसका एक्चुअली आंसर कैसे निकालें, तो क्या बोला गया है कि CrO5 होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखोगे अब फिगर बना लिए, तो अब बॉन्ड तोड़, जब बॉन्ड तोड़ेगा तो बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगा, यहाँ 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 और यहाँ तो कितना बॉन्ड तोड़े टोटल बॉन्ड तोड़े हो 6, तो 6 बॉन्ड तोड़े तो क्या हो, क्रोमियम हो जाएगा +6, क्या हो जाएगा +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हो जाएगा +6, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना CrO6 ये होता है फैन शेप, पंखे की तरह, ठीक है। इसका फिगर ऐसा होता है। अब क्या होगा, अब इसका फिगर, इसका आंसर, इसका बॉन्ड को ब्रेक कर, तो कितना बॉन्ड तोड़ेगा तुम टोटली, 1 2 3 3 4 5 6 बॉन्ड तोड़ेंगे, तो क्रोमियम पे 6 पॉजिटिव आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना होगा इसमें, +6 होगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट 2019 में, ठीक है। CrO6 का में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या होगा, पूछा हुआ था क्वेश्चन। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है K3CrO8, इसमें बोला गया व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, इसमें से K को हटा दे तो बचा क्या, CrO8-3। इसका फिगर ऐसा होता है CrOO और ऐसा होता है, तो इसमें अब ध्यान देना, इसमें अब कितना बॉन्ड तोड़ोगे क्रोमियम का, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5 होगा, क्या होगा, +5 होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली C3O2 इसका फिगर ऐसा होता है, इसमें बोला गया कार्बन का क्या होगा, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा तो +2-2, नो चार्ज +2-2, यानी बीच वाले कार्बन का स्टेट 0 होगा, और राइट लेफ्ट का जो कार्बन उसका क्या होगा, +2 हो जाएगा। अगला है Br3O8, तो Br3O8 में है ना ये फिगर ऐसा बना हुआ है। अब इस ब्रोमीन का +6 होगा, बीच वाले का +4 होगा, राइट वाले का +6 होगा, ठीक। तो फिगर आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्टली आप आंसर बॉन्ड ब्रेक करके निकाल सकते हो। तो बॉन्ड ब्रेक जब करेंगे ना, बॉन्ड तोड़ेंगे, तो उसमें आपका कोई एक्सेप्शंस नहीं होता है, कोई एक्सेप्शंस नहीं होता है, ठीक है। बहुत फंडामेंटल अप्रोच है, उसमें एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक। सिमिलरली H2SO5 इन सब का फिगर ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग क्या करें, इन सबको फिगर को देख लेना और बॉन्ड ब्रेक करके सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक करके आप सही आंसर निकाल सकते हो। जैसे H2SO6 में फिगर जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे तो +5 आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज नहीं, 0 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे +5 से आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारे केसों को आपको याद कर लेना है, मतलब फिगर याद कर लेना, फिगर याद करें तो बॉन्ड तोड़ना आसान होता है ना, तो बॉन्ड तोड़ के तो आप आंसर निकाल ही सकते हो। H2SO3 में ध्यान देना, आपका फिगर ऐसा बना होता है, तो इस सल्फर का बॉन्ड तोड़ोगे तो कोई चार्ज नहीं, 0 0 चार्ज होगा, बाकी जगह क्या होगा, बाकी जगह क्या होगा, +1 +1 +2 करके कितना होगा, +4 होगा, तो नीचे वाला सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 और ऊपर वाला का क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत हो चलो तो पूछे मेरे से, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, चलो सही है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख गए, जब कहीं कहीं एक्सेप्शन होता है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो यूजिंग स्ट्रक्चर अप्रोच हम लोग निकाल सकते हैं।
तो उसमें कोई दिक्कत कभी नहीं होगा, बट उसके लिए आपको फिगर बनाना चाहिए। तो हम लोग फिगर बनाना सीखेंगे बाद में, आपको सारे मॉलिक्यूलर फिगर ड्रॉ कैसे करता है वो समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक कुछ जो स्पेशल केसेस है उसको आपको याद कर लेना है, तब तक के लिए कुछ स्पेशल केसेस का वैल्यू को आपको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछता है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। अब स्ट्रक्चर याद कर लोगे तो आप बॉन्ड थोड़ा तो आसान है ना, इन सबका फिगर याद कर लेना। बाकी इसका फिगर हम बनाना सिखा देंगे, केमिकल बॉन्डिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको फिगर बनाना आपको सिखा देंगे, हम कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे किया था आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अच्छा एक केस ध्यान देना, बोला गया कि I3 माइनस में I का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I? ऑफ I किसमें, I3 माइनस में, तो I3 माइनस में I का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो ध्यान देना, आपको समझना पड़ेगा कि I3 माइनस बनता कैसे। तो I3 माइनस बनता था ना कि जब भी I2 के सॉल्यूशन में, जब भी I2 के सॉल्यूशन में हम बाहर चलते हैं, I3 माइनस I माइनस हम बाहर से ऐड करते हैं, तो जब I माइनस बाहर से ऐड करें तो होता है क्या है कि I2 का जो पार्टिकल्स होता है उसमें लोन प्लस होता है, और साथ में क्या होता है I में वैकेंट डी खाली होता है, वैकेंट डी खाली होता है, तो यहाँ वैकेंट डी खाली होगा। तो जो हम बाहर से I माइनस ऐड करते हैं ना, तो उस I माइनस का एक लोन पेयर जो है उस वैकेंट डी में चला जाता है, वैकेंट डी में चला जाता है, और यहाँ बॉन्ड बनाएगा। I3 माइनस कुछ ऐसा होता है, I3 माइनस कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और चार्ज आ जाएगा इस पे बीच वाले पे, ठीक। तो बोला है कि I3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इसको ध्यान देना, इसको आप ब्रेक कर देना, इसको तोड़ देना दो पार्ट में, I2 में और I माइनस में। आप बोलोगे कि I3 माइनस में एक I होगा, एक I का स्टेट -1 होगा और 2I का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो दो I जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और एक I -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, बहुत लोग गलती क्या करेंगे, बोलेंगे कि I3 माइनस में अब I को I का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेंगे तो क्या होगा, 3x इक्वल टू क्या होगा -1, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/3, जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि फ्रैक्शन है, और हम लोग शुरू में ही सीखे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेवर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कभी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको आपको ऐसा नहीं बोलना, इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, बोलोगे I3 माइनस में 2 आयोडीन है, 3 आयोडीन है, इसमें से एक आयोडीन का स्टेट -1 होगा और बाकी दोनों का क्या होगा, 0 होगा, बाकी 2I का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज का क्लास खत्म होता है। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, ध्यान देना, तो आपके नोट्स में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 को सॉल्व करना है, यानी सारे अंडरलाइन आइटम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, ठीक है। इसको करोगे, इसका आंसर आपके नोट्स में दिया हुआ है, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, आंसर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का, कहीं के आंसर गलत हो सकता है, तो ऐसा नहीं, आप आंसर पर रिलाई मत करना, आप अपना आंसर देखना कि आंसर आपका क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। ठीक है चलो, तो इस सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं।